हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग पार्ट 5। इससे पहले मैं 4 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पार्ट 5 के अंदर आज हम कवर करेंगे कैंप पाथवे। अगर आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कवर करना है, अच्छी तरह से समझना है, तो आपको वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखना होगा। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देखें, देन सेकंड, देन थर्ड। इस तरह से आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। कैंप पाथवे को समझने के लिए हमें थोड़ा सा GPCR का जो मैकेनिज्म है उसको समझना पड़ेगा। यानी हमने जो 4th वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसको मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कैंप पाथवे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ GPCR सिग्नलिंग। बेसिकली हमें पता है ये जो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर G प्रोटीन के साथ बाइंड है, इसीलिए इसे कहा जाता है G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अगर आप ध्यान से देखें इसकी स्ट्रक्चर को तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाई लेयर है इसको 7 टाइम क्रॉस करता है। इसका एक जो एन टर्मिनल है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में है और इसका जो C टर्मिनल है वो इंट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर वाले रीजन में है, और ये 7 टाइम क्रॉस करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सर्पेंटाइन, राइट। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी इसे कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर आप G प्रोटीन की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसे G प्रोटीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये या तो GDP से बाउंड रहता है या फिर ये GTP से बाउंड रहता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर ये GTP से बाउंड है इट मीन्स ये जो है ऑफ स्टेज में है, यानी कि ये जो है इनएक्टिव स्टेज में है। लेकिन अगर ये GTP से बाउंड है इट मीन्स ये जो है एक्टिव स्टेज में है। तो G प्रोटीन किसी न किसी चीज़ से बाइंड रहता है, या तो GDP से या GTP से, इसीलिए इसे कहा जाता है G प्रोटीन। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसकी 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब ये जो G प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट है इसी से GDP बाइंड रहता है, राइट। अब इस समय ये इनएक्टिव स्टेज में है क्योंकि इस पर GDP बाउंड है। तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, राइट। स्ट्रक्चर को मैं 4th वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूं, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो GPCR है, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ये एक सेल सरफेस रिसेप्टर है। इसका मेन काम क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल को इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करता है, यानी बाहर की सिग्नलिंग को ये अंदर की तरफ पहुंचाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है या कोई लाइगेंड है जो कि आकर के इस रिसेप्टर के एन टर्मिनल एंड पर आकर बाइंड करता है। जैसे ये बाइंड करता है एन टर्मिनल पर, इसका जो C टर्मिनल है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये काम 1 सेकेंड से भी कम समय में होता है। ये जो C टर्मिनल है ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और इसके कन्फर्मेशन में चेंजेस आते हैं, और जैसे ही इसकी कन्फर्मेशन में चेंजेस होते हैं ये जाकर के अल्फा सब यूनिट से बाइंड होता है, राइट। G प्रोटीन की जो अल्फा सब यूनिट है इससे बाइंड हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इसकी जो C टर्मिनल एंड होती है इस रिसेप्टर की, ये गैफ की तरह काम करती है, राइट। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। गैफ का क्या फंक्शन होता है कि ये GDP को GTP में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें, GDB यानी ग्वानोजाइन डाइफॉस्फेट, GTP यानी ग्वानोजाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर आप GTP को ध्यान से देखें तो ग्वानोजाइन डाइफॉस्फेट का मतलब इस पे 2 फॉस्फेट ग्रुप है। GTP को देखें तो ग्वानोजाइन ट्राइफॉस्फेट है, यानी कि इस पे 3 फॉस्फेट ग्रुप है। इन दोनों में 1 फॉस्फेट ग्रुप का अंतर है। तो मैं कह सकता हूं ये जो गैफ होता है यानी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, ये क्या करता है, ये 1 फॉस्फेट ग्रुप इस GDP पर बाइंड कर देता है जिससे कि ये कन्वर्ट होता है GTP में। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे ही इसकी अल्फा सब यूनिट GTP से बाउंड होगी G प्रोटीन तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही G प्रोटीन एक्टिवेट होता है ये तुरंत डिसोसिएट हो जाता है, यानी सबसे पहले क्या होगा, इसकी जो ट्राइमेरिक सब यूनिट थी यानी तीनों की तीनों जो सब यूनिट है ये ब्रेक हो जाती हैं। अल्फा सब यूनिट अलग हो जाती है, बीटा गामा सब यूनिट डाइमेरिक फॉर्म में ये अलग हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब इसके बाद जो तीसरा डायग्राम है इसको अच्छी तरह से देखो, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होता है। आगे आप देखेंगे जो अल्फा सब यूनिट है G प्रोटीन की उस पर GTP बाइंड है, यानी कि वो एक्टिवेट स्टेज में है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आगे की तरफ मूव ऑन करके ये जो है किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पर हम कैंप पाथवे पढ़ रहे हैं, तो वो जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है उसका नाम है एडिनाइलिल साइक्लेज। व्हेन अल्फा सब यूनिट बाइंड विद इफेक्टर मॉलिक्यूल, G प्रोटीन की जो अल्फा सब यूनिट है जिस पर GTP बाइंड है वो जैसे ही जाकर के इफेक्टर मॉलिक्यूल यानी एडिनाइलिल साइक्लेज से बाइंड करता है, इफेक्टर मॉलिक्यूल यानी जो एडिनाइलिल साइक्लेज है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है, राइट। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
साइक्लिक एएमपी मतलब साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने क्या देखा, एडिनाइलिल साइक्लेज का मेन काम क्या है कि ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी यानी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। इतना हमने 4 पार्ट के अंदर कवर कर लिया था, यानी हमने देखा था कि साइक्लिक एएमपी यानी सेकेंडरी मैसेंजर का निर्माण हो चुका था। अब उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है, जो ट्रांसडक्शन पाथवे है, आगे का जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है, उसको हम इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस कैम्प पाथवे को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, ये जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन की जिससे कि जीटीपी बाइंड है, अब इसने क्या किया, इसने इफेक्टर मॉलिक्यूल एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट कर दिया। तो इस अल्फा सब यूनिट का काम खत्म। तो आगे क्या होता है इस अल्फा सब यूनिट का, तो ये जो अल्फा सब यूनिट है ये रीएसोसिएट हो जाती है। पहले ये डिसोसिएट हो गई थी, अब ये दोबारा से रीएसोसिएट हो जाती है, यानी कि ये जो अल्फा सब यूनिट है ये दोबारा से बीटा और गामा के साथ जाकर बाइंड कर देती है और एक नए सिग्नलिंग के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जो हमारे साइटोसोल के अंदर कैंप बन चुका है, यानी कि साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट सेकेंडरी मैसेंजर बन चुका है। अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं, क्योंकि हमने इतना देख लिया था 4 वीडियो के अंदर। अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है जिसको हम शॉर्टकट में कैंप बोल रहे हैं, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल रहे हैं, ये सेल के साइटोसोल के अंदर प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है। क्योंकि फिलहाल जो साइटोसोल के अंदर प्रोटीन काइनेज ए है वो इनएक्टिव स्टेज में पड़ा रहता है। इनएक्टिव स्टेज में क्यों पड़ा रहता है, इसको समझने के लिए हमें इसकी स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्रामेरिक होती है। इसमें 4 सब यूनिट होंगी और 4 में से 2 सब यूनिट जो होती है, अब जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है वो है रेगुलेटरी सब यूनिट, ये नॉन फंक्शनल होती हैं। दूसरी तरफ जो आपको रेड में दिखाई दे रही है सब यूनिट वो है कैटालिटिक सब यूनिट, वो फंक्शनल होती हैं। लेकिन उसे फंक्शन करने के लिए इसे एक्टिवेट करना जरूरी है, इसको रेगुलेटरी सब यूनिट से छूटना जरूरी है, क्योंकि रेगुलेटरी सब यूनिट जो होती है वो कैटालिटिक सब यूनिट के साथ बाइंड है, उसको पकड़ के रखती है। तो उसको क्या करना होता है, छुड़ाना पड़ता है, कैटालिटिक सब यूनिट को छुड़ाना पड़ता है, फ्री करना पड़ता है। तो इसको फ्री करने का काम करता है सेकेंडरी मैसेंजर, राइट। प्राइमरी मैसेंजर कौन था, वो लिगेंड, जो एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड था जो सिग्नल लेकर आया था, वो प्राइमरी मैसेंजर कहलाएगा। अब ये है सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर ने क्या किया, इसने रेगुलेटरी सब यूनिट को जाकर के प्रोटीन काइनेज ए की जो रेगुलेटरी सब यूनिट होती है इसको जाकर बाइंड कर देता है, इसको पकड़ लेता है। अब जैसे ही इसको पकड़ लेगा तो जो कैटालिटिक सब यूनिट है वो फ्री हो जाती हैं साइटोसोल के अंदर, और फ्री होने के बाद वो चली जाती है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाने के बाद वो क्रैब प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। क्रैब की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कैंप रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, या इसको और भी ओपनली इसको बोले तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ये जाकर के इसको एक्टिवेट कर देता है। ये क्या है, क्रैब बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। ट्रांसक्रिप्शन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, राइबोसोम वाले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। तो ये जो क्रैब होती है ये प्रोटीन एक तरीके से ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करती है, यही जो है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करती हैं। तो ये कैसे एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट होता है उस कैटालिटिक सब यूनिट की वजह से। प्रोटीन काइनेज ए की जो कैटालिटिक सब यूनिट है ये आकर के क्या करता है, इस प्रोटीन को फोस्फोराइलेट करता है। बेसिकली इनका प्रोटीन काइनेज ए का काम क्या है, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को एक्टिवेट करना। प्रोटीन एक्टिवेट कैसे होता है, तो उसको फोस्फोराइलेशन यानी फोस्फेट ग्रुप डोनेट करना पड़ता है। तो इस प्रोटीन को जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, यानी क्रैब को जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, जो कि एक तरीके से ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का काम करती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्टिवेट करती हैं, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करती हैं। लेकिन इसे भी स्टार्ट करने के लिए एक को एक्टिवेटर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं सीबीपी। सीबीपी की फुल फॉर्म क्या है, क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये को एक्टिवेटर और ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, ये दोनों के दोनों ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर मिल करके तब जाकर के ये जो है डीएनए से आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट न्यूक्लियस के अंदर ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है क्रैब और सीबीपी, इन दोनों ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की मदद से जो डीएनए है वो आरएनए को फॉर्म करता है, और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जिसकी रिक्वायरमेंट के लिए ये सिग्नल मॉलिक्यूल आया था, जिसकी डिमांड के लिए या जिसकी मैसेज लेकर के जिस प्रोटीन की सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट थी वही प्रोटीन जो है यहाँ पर सिंथेसिस हो जाता है। तो इस प्रकार से सिग्नलिंग होती है और इस प्रकार से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और उसी प्रोटीन की सिंथेसिस से सेल जो है वो रिस्पॉन्स करती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है।
तो आई होप आपको सिग्नलिंग का जो मेथड है, कैम्प पाथवे है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सेल के अंदर सिग्नलिंग चलती है, किस तरह से ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होता है। एक बार मैं फिर से फटाफट रिपीट कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन से सिग्नल मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर के एन टर्मिनल एंड पर बाइंड करता है, जिससे कि सिग्नल सी टर्मिनल पर पहुंच जाता है और ये काम 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। सी टर्मिनल जैसे ही एक्टिवेट होता है, इसके कन्फर्मेशन में चेंजेस आते हैं और ये गैफ की तरह काम करता है। गैफ की तरह काम करने के बाद ये जो जीटीपी है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि गैफ का काम क्या है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का काम होता है। ये जीटीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देता है। अब इस जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट पर जैसे ही जीटीपी बाइंड होता है, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और ये डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएशन के प्रोसेस में क्या होता है कि अल्फा सब यूनिट अलग हो जाती है, बीटा गामा सब यूनिट जो होती है वो अलग हो जाती है, यानी इसकी जो ट्राइमेरिक फॉर्म है वो ब्रेक हो जाती है। एक तरफ ये डाइमेरिक बीटा गामा की डाइमेरिक बना लेता है और एक तरफ ये मोनोमेरिक यूनिट अल्फा सब यूनिट अलग हो जाती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आगे की तरफ मूव ऑन करती है। आगे की तरफ मूव ऑन करने के बाद ये किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। एडिनाइलिल साइक्लेज क्या करता है, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। अब ये जो साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है, ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन काइनेज ए की जो कैटालिटिक सब यूनिट होती है वो फ्री हो जाती है और फ्री होने के बाद वो न्यूक्लियस में चली जाती है। न्यूक्लियस में जाने के बाद वो एक प्रोटीन क्रैब को एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये जो क्रैब प्रोटीन होता है, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है, ये को एक्टिवेटर सीबीपी के साथ मिलकर के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिससे कि डीएनए से आरएनए बनता है और फाइनली हमें प्रोटीन के फॉर्म में रेस्पॉन्स मिलता है। तो इस प्रकार से जिस प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए सिग्नल मॉलिक्यूल आया था, वही प्रोटीन जो है यहाँ पर सेल सिंथेसिस कर देता है और हमें रेस्पॉन्स मिलता है। तो इस प्रकार से सिग्नलिंग का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, यदि आप लोग CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, तो आप लोग पाथ फाइंडर की बुक को परचेस कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पाथ फाइंडर की बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो ये अमेज़ोन पर अवेलेबल है। इसका जो लेटेस्ट एडिशन आया है वो भी अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा। आई होप स्टूडेंट आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।